हेलो एवरीवन, दिस इज़ राजू दिवाकर। वेलकम टू ऑल माय चैनल कॉमर्स सन। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आज के समय के अनुसार बहुत ही डिमांड में बना हुआ है। अगर आप एनटीए यूजीसी नेट या जेआरएफ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आप पीएचडी करना चाहते हैं और पीएचडी करने के लिए आपको किसी प्रेस्टाइज कॉलेज में उनकी जो एडमिशन प्रोसेस है उससे गुजरना होगा, जहां आपको रिटन टेस्ट, इंटरव्यू या एक अदर टेस्ट को फेस करना होगा जिसे हम बोलते हैं इनोवेटिव टेस्ट। ठीक है। आज की डिमांड को देखते हुए बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ ने क्या किया है कि इस टाइप के टेस्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया है अपने एडमिशन प्रोसेस में। तो बेसिकली क्या है इनोवेटिव टेस्ट, जिसे हिंदी में बोलते हैं नवाचार परीक्षण। ठीक है। और ये कहीं ना कहीं रिसर्च और पीएचडी से कनेक्टेड है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे इनोवेटिव टेस्ट। ठीक है। और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट डायमेंशंस और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हो सकते हैं आप सभी के लिए रिगार्डिंग दिस कॉन्सेप्ट। तो ऐसे अभ्यर्थी जो पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, तभी आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में क्लैरिटी आएगी। तो समय व्यर्थ ना करते हुए स्टार्ट करते हैं इनोवेटिव टेस्ट और नवाचार परीक्षण। तो सबसे पहले इस टर्म्स के मीनिंग को ही जान लेते हैं। व्हाट इज़ इनोवेटिव टेस्ट। ठीक है। नवाचार परीक्षण क्या है? एज ए नेम सजेस्ट, इनोवेटिव टेस्ट। ठीक है। तो इनोवेटिव का मतलब होता है विच इज़ कनेक्टेड टू इनोवेशन और क्रिएटिव वर्क। ठीक है। मतलब ऐसा कोई वर्क जो कहीं ना कहीं नवाचार से संबंधित हो या क्रिएटिविटी से कनेक्टेड हो, जिसमें आपको कुछ नया इंट्रोड्यूस करना है, नया इनोवेटिव प्रोसेस के थ्रू क्या करना है, जनरेट करना है। उसे बोलते हैं इनोवेशन या इनोवेटिव। ठीक है। और जब है ना आप कुछ सर्टेन स्टैंडर्ड स्टेप्स फॉलो करेंगे, प्रेस्क्राइब स्टेप्स फॉलो करेंगे, तो कहीं ना कहीं उसे हम क्या करते हैं, एक टर्म्स का नाम दे देते हैं जिसे बोलते हैं इनोवेटिव टेस्ट, जिसमें स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कुछ सर्टेन स्टेप्स होते हैं, जिसमें आप है ना कुछ क्या करोगे, कुछ प्रॉब्लम्स को लोगे। ठीक है। प्रॉब्लम्स के बेसिस पर आप कुछ एस्पेक्ट्स को लोगे और लास्ट में उसकी क्या करोगे, टेस्टिंग करोगे। क्लियर। इसे डिटेल में जानने के लिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि क्या क्या की पॉइंट्स हो सकते हैं और ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं जिसे आपको ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। क्लियर। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है। तो मोस्टली ये एक ऐसा टर्म है जो आज के टाइम पर पीएचडी प्रोसेस के दौरान इंट्रोड्यूस किया गया है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा। तो इसमें सबसे पहले आपको करना क्या है, इनोवेटिव टेस्ट में आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, फ्रेमिंग रिसर्च प्रॉब्लम और टॉपिक। ठीक है। तो बेसिकली जब भी आप है ना पीएचडी के लिए अप्लाई करते हो तो उसके लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है कि आपका किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में पीजी कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है। विद 50 और 55%। तो ये एक मिनिमम कंडीशंस होती है और आज के टाइम पर एक कंडीशंस और होने लगी है जिसका मोस्टली प्रेफरेंस दिया जाने लगा है इस एडमिशन प्रोसेस में, जैसे बोलते हैं जीआरएफ और नेट। ठीक है। जीआरएफ होना चाहिए आपका या नेट होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो जीआरएफ और नेट क्लियर्ड एस्पिरेंट को अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो अगर आपने मास्टर कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है, तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा तो पता होगा। अगर आपने मास्टर डिग्री में किसी रिसर्च प्रोजेक्ट पर वर्क किया है, डिज़र्टेशन की है, ठीक है, या कोई रिसर्च वर्क किया है, तो कहीं ना कहीं जो भी टर्म्स आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं इसके बारे में आप कहीं ना कहीं अवेयर होंगे। तो बेसिकली इनोवेटिव टेस्ट में क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको करना है एक रिसर्च प्रॉब्लम को क्या करना है, फ्रेम करना है, जिसे हम रिसर्च टॉपिक के नाम से भी जानते हैं। आपने मास्टर डिग्री के दौरान एक स्पेसिफिक टॉपिक लिया होगा। ठीक है। और वो टॉपिक आपने अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट से लिया होगा। जस्ट एग्जांपल, आप है ना अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो आपने एक स्पेसिफिक एरिया डिफाइन कर लिया होगा कि मेरे को अकाउंटिंग में ही करना है। ठीक है। और अकाउंटिंग में ही करने का मतलब क्या है, उसमें भी बहुत सारे स्पेशलाइजेशन होते हैं, जैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में करना है, कॉस्ट अकाउंटिंग में करना है, या रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में करना है। ठीक है।
और अगर आप एजुकेशन फील्ड से कनेक्टेड है तो डिफरेंट एरियाज़ हैं, जैसे एजुकेशन साइकोलॉजी हो गया, एजुकेशन फिलॉसफी हो गया, एजुकेशन सोशोलॉजी हो गया, आईसीटी हो गया, पेडागोजी हो गया, और बहुत सारे एरियाज़ हैं। ऐसी अदर जो स्ट्रीम्स हैं उनके डिफरेंट एरियाज़ हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रिसर्च प्रॉब्लम को फ्रेम करने से पहले आपको अपना इंटरेस्ट एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इंटरेस्ट एरिया आप फाइंड जब करोगे तो उसके बेस पर ही आप ये सर्टेन स्टेप्स फॉलो कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको करना है, एक रिसर्च प्रॉब्लम को फ्रेम करना है, जिसे हम रिसर्च टॉपिक के नाम से भी जानते हैं। क्लियर। इसके बाद क्या करना है आपको, जैसे पॉइंट नंबर 1 में लिखा है इंट्रोडक्शन। इस रिसर्च प्रॉब्लम को और इस रिसर्च टॉपिक को आपको अच्छे से क्या करना है, इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, अच्छे से इसकी प्रस्तावना लिखनी है, जिसमें आपको जो डिफरेंट टर्म्स आपने अपने रिसर्च प्रॉब्लम में मेंशन किए हैं उसे आप यहाँ क्या करोगे, डिफाइन करोगे। ठीक है, जस्ट एग्जांपल आप है ना, जैसे किसी एक नए अप्रोच का इफेक्ट चेक करना चाहते हो कुछ किसी डिफरेंट वेरिएबल्स पर। ठीक है, तो आपको वो डिफरेंट वेरिएबल्स और वो डिफरेंट अप्रोच यहाँ आपको डिफाइन करने होंगे इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में। ठीक है, तो इसमें इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आप क्लियरली मेंशन करोगे कि बेसिकली आपकी रिसर्च प्रॉब्लम और जो रिसर्च टॉपिक है क्या। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है ये है इमरजेंस एंड जस्टिफिकेशन। इमरजेंस एंड जस्टिफिकेशन वैसे तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इन इनोवेटिव टेस्ट, फिर भी आपको इसके बारे में एक आइडिया होना चाहिए। इमरजेंस एंड जस्टिफिकेशन ये दोनों टर्म्स अपने आप में डिफरेंट हैं और इन दोनों का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है रिसर्च प्रोसेस के में। ठीक है, तो इमरजेंस एंड जस्टिफिकेशन, इमरजेंस का मतलब है कि आपको क्या करना है, ये बताना है कि बेसिकली जो आपने रिसर्च प्रॉब्लम ली है उसका जो ओरिजिन है, ठीक है, ओरिजिन है या उसकी जो नीड है वो बेसिकली है क्या। आपने अगर किसी रिसर्च प्रॉब्लम को सिलेक्ट किया है तो आपको क्या नीड पड़ी कि आपने वो रिसर्च टॉपिक या वो रिसर्च प्रॉब्लम को फ्रेम किया है, और साथ ही साथ उसका जो मेन जो ओरिजिन है वो क्या है, ये आपको इमरजेंस में बताना है। एज द नेम सजेस्ट, इमरजेंस मतलब कुछ नया इमर्ज करना। और विद द हेल्प ऑफ इमरजेंस आपको क्या करना है, जस्टिफाई करना है। और जस्टिफाई आप क्या करोगे, आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर की स्टडी करोगे। ठीक है, और रिव्यू ऑफ लिटरेचर की स्टडी करोगे, अपनी जो रिसर्च प्रॉब्लम ली है उससे कनेक्टेड जो डिफरेंट रिसर्चेस हुई हैं, ठीक है, पहले हो चुकी हैं, तो आप उससे कनेक्टेड क्या करोगे, डिफरेंट स्टडीज़ को स्टडी करोगे। और जो आप डिफरेंट स्टडीज़ को स्टडी करोगे तो उसके बेसिस पर आप क्या करोगे, जस्टिफाई करोगे। और जस्टिफाई आप इस बेस पे करोगे कि पहले मतलब ये प्रॉब्लम हो चुकी हैं, ठीक है, और कुछ उसमें क्या हुआ है, कुछ प्रॉब्लम के बेस पर क्या है, गैप आपको नज़र आया है, और उस गैप को फुलफ़िल करने के लिए आपने क्या किया है, ये प्रॉब्लम फ्रेम की है। तो इस तरीके से आप डिफ़ाइन कर सकते हो इमरजेंसी एंड जस्टिफिकेशन को। ठीक है, इसके बाद आता है जब आप उस गैप को फिल कर लोगे तो उस गैप के बेसिस पर आप क्या करोगे, जो नेक्स्ट स्टेप है पॉइंट नंबर 3, रिसर्च क्वेश्चंस। इनोवेटिव टेस्ट या रिसर्च प्रोसेस में जो रिसर्च क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अगर आपके जो रिसर्च क्वेश्चन अच्छे से आपने फ्रेम किए हैं तो कहीं ना कहीं आप उसी के बेस पर अपने ऑब्जेक्टिव्स को सिस्टमेटिकली फ्रेम कर पाओगे, और कहीं ना कहीं उन ऑब्जेक्टिव में आपस में इंटरकनेक्शन देखने को मिलेगा। तो जो रिसर्च क्वेश्चंस बेसिकली जो अराइज होते हैं वो रिसर्चर्स के माइंड में, वो कब अराइज होते हैं, जब वो डीपली डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिव्यूज़ और डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टडीज़ को ऑब्ज़र्व करता है, स्टडी करता है। तो पॉइंट नंबर 3 में आपको करना क्या होगा, अपनी प्रॉब्लम से कनेक्टेड कुछ रिसर्च क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करने हैं। जब आप रिसर्च क्वेश्चंस आइडेंटिफाई कर लोगे, ठीक है, तो रिसर्च क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने के बेस पे आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव फ्रेम करने हैं। और जो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, ये इन सभी स्टेप्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जब भी अगर आप किसी एडमिशन प्रोसेस में जब इनोवेटिव टेस्ट को फेस करोगे तो सबसे पहले आपको अपना जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो डिफ़ाइन करना पड़ेगा, और हो सकता है उसके बाद तुरंत आपको क्या करना हो, अपने ऑब्जेक्टिव डिफ़ाइन करने हो। कि रिमेनिंग पॉइंट नंबर 2, 1 एंड 3 हो सकता है वो फ्रेम ना कराएं। ठीक है, तो प्रॉब्लम फ्रेम करोगे और अपने ऑब्जेक्टिव फ्रेम करोगे। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की, तो जो ऑब्जेक्टिव
बेसिकली होने चाहिए, क्लियर कट होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा डिस्क्राइब वे में आपको इसे मेंशन नहीं करना चाहिए। ऑब्जेक्टिव जितना क्लियर कट होना होगा और जितना ही शॉर्ट होंगे उतने ही ये क्या होंगे, रेलेवेंट होंगे। और जो ऑब्जेक्टिव आप फ्रेम करेंगे वो रिसर्च क्वेश्चन के बेस पर ही फ्रेम करेंगे कि आप है ना ये ऑब्जेक्टिव फ्रेम कर रहे हो और फ्यूचर में इसे आप क्या करोगे, अचीव करोगे। जब आप ऑब्जेक्टिव फ्रेम कर लोगे, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव आप फ्रेम करोगे अपने जो आपने डिफरेंट वेरिएबल्स अपने लिए हैं, जो रिसर्च प्रॉब्लम में आपने मेंशन किए होंगे, उसके बेस पर आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को फ्रेम करोगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फ्रेम करने के बाद आपको क्या करना है, हाइपोथेसिस फ्रेम करनी है। जब आप अपने ऑब्जेक्टिव फ्रेम कर लोगे तो उसके बाद हाइपोथेसिस बेसिकली क्या होता है, एक टेंटेटिव सॉल्यूशन होता है रिगार्डिंग किसी प्रॉब्लम के। तो जो हाइपोथेसिस है, आपने अपने मास्टर डिग्री में पढ़ा होगा कि हाइपोथेसिस आपने ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस फ्रेम की होगी। तो आप ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस फ्रेम कर रहे हो या नल हाइपोथेसिस फ्रेम कर रहे हो, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और ये आप फ्रेम करोगे अपनी जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसके बेस पर। ठीक है, कि आपकी प्रॉब्लम के अनुसार आप ऑल्टरनेटिव फ्रेम करना है आपको या नल हाइपोथेसिस फ्रेम करना है। क्लियर। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है, मैं आपको बता दूं, ये कोई स्पेसिफिक स्टेप्स नहीं है, पर हाँ इस तरीके से आप स्टेप फ्रेम कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप इनोवेटिव टेस्ट में फॉलो करोगे। इसके बाद आता है रिसर्च मैथडोलॉजी, जिसे हम आरएम के नाम से जानते हैं। ठीक है, और आरएम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इनोवेटिव टेस्ट में। और इनोवेटिव टेस्ट का ही मतलब है कि आपको कुछ नया प्रॉब्लम क्रिएट करना है। ऐसा नहीं है कि हम कोई पहले प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, आपने उसे एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर लिया है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम को हम इनोवेटिव टेस्ट नहीं मानेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम होनी चाहिए इनोवेटिव, जो पहले से इंट्रोड्यूस ना हुई हो, या पहले से कोई प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस हुई है, आपने उसमें क्या किया है, अपडेशन किया है, उसमें मॉडिफिकेशन किया है, तो आप उसे इनोवेटिव टेस्ट में इंक्लूड कर सकते हो। अब बात करते हैं आरएम की। ठीक है, तो आरएम में सबसे पहले आपको डिफाइन करना होगा आप जो आपने प्रॉब्लम ली है उसके रिगार्डिंग आपकी जो पॉपुलेशन क्या होगी, और साथ ही साथ उसका जो सैंपल साइज़ है वो क्या होगा। ठीक है, पॉपुलेशन एंड सैंपल साइज दोनों अपने आप में डिफरेंट हैं। ठीक है, इसके टर्म्स के बारे में आपको क्लैरिटी होगी, तो आपको क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा कि आपने पॉपुलेशन क्या ली है और जो सैंपल साइज है वो किस बेस पर लिया है। इसका प्रॉपर आपको जस्टिफिकेशन देना होगा। इसके बाद आपको डिफाइन करनी होगी सैम्पलिंग टेक्निक्स। ठीक है, किस टाइप्स की आपने सैम्पलिंग टेक्निक्स ली है, प्रोबेबिलिटी टाइप्स ली है या नॉन प्रोबेबिलिटी ली है, इसे भी आपको क्लियरली मेंशन करना होगा। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ कहीं ना कहीं मिसिंग है, जिसे आप नोट डाउन कर लें, वेरिएबल्स। ठीक है, तो वेरिएबल्स को भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। क्या आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, मतलब आईवी क्या है आपके, ठीक है, डीवी क्या है, और अगर आपने कंट्रोल्ड वेरिएबल भी लिए हैं या डिफरेंट काइंड्स और वेरिएबल लिए हैं तो वो भी आपको क्लियरली मेंशन करने पड़ेंगे। तो आरएम में आपको वेरिएबल्स मेंशन करने पड़ेंगे कि आपके आईवीज कितने हैं, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने हैं, और जो कंट्रोल्ड वेरिएबल्स हैं वो क्या हैं, वो भी आपको मेंशन करने होंगे। इसके बाद आपको डिफाइन करना होगा और मेंशन करना होगा मेथड ऑफ द स्टडी, कि आपकी जो स्टडी का मेथड क्या है, एक्सपेरिमेंटल मेथड है या डिस्क्रिप्टिव मेथड है या डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो मेथड हैं वो आपको मेंशन करने होंगे, और उससे क्लियरली आपको डिफाइन भी करना होगा कि आपने जो मेथड है वो क्यों लिया है। ठीक है, और वो आपकी प्रॉब्लम को किस तरीके से हेल्प करेगा। इसके बाद आपको मेंशन करना होगा टूल्स एंड टेक्निक्स। ठीक है, कि अगर आप टूल में क्या करने वाले हो, ठीक है, मतलब आप क्या फ्रेम कर रहे हो, आपकी जो स्टडीज़ है मतलब किस डेटा पर बेस्ड है, प्राइमरी डेटा पर बेस्ड है या सेकेंडरी डेटा पर बेस्ड है। प्राइमरी डेटा बेस स्टडीज़ आपको पता है कि वो क्या है, फर्स्ट हैंड सोर्स डेटा होता है, जिसे जो रिसर्चर है वो डायरेक्टली खुद कलेक्ट करता है। और जो सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा बेसिकली क्या होता है, जिसे आप जो प्रॉब्लम पहले से या जो डेटा पहले से किसी और ने कलेक्ट कर लिया है, आप उसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो टूल्स में आप मेंशन कर सकते हो कि आप क्वेश्चनर फ्रेम कर रहे हो या इंटरव्यू लोगे या चेकलिस्ट फ्रेमिंग कर रहे हो या अदर टूल्स जो भी आप मतलब अपनी रिसर्च प्रॉब्लम के अनुसार डेवलप करोगे या पहले से डेवलप्ड हैं, तो उसका आपको प्रॉपरली क्या करना पड़ेगा, क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा।
ठीक है। और जो टूल्स पहले से डेवलप हैं उसकी प्रॉपर क्या रिलायबिलिटीज़ है, क्या वैलिडिटी है, वो भी आपको मेंशन करनी पड़ेगी अपने इस इनोवेटिव टेस्ट में। इसके बाद जो रिसर्च डिज़ाइन एंड रिसर्च प्रोसीजर, ठीक है। तो रिसर्च डिज़ाइन क्या होगी आपके जो भी प्रॉब्लम है उसकी, और जो रिसर्च डिज़ाइन है वो एक क्या है, ब्लू प्रिंट प्रोवाइड करता है आपकी रिसर्च का, कि आप स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक क्या करने वाले हो, फेज़ 1 में क्या करोगे, फेज़ 2 में क्या करोगे, या जो अदर फेज़ हैं उसमें क्या करोगे। तो इसमें रिसर्च डिज़ाइन में आपको क्लियरली डिज़ाइन करना है, क्लियरली विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट या विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आपको क्लियरली ऐसे इंडिकेट करना है कि आपके डिज़ाइन में किस तरीके से आप फेज़ 1 में क्या क्या एक्टिविटीज़ करने वाले हो, ठीक है, किस सैम्पलिंग टेक्निक्स को लेने वाले हो। अगर आप है ना किसी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी इंस्टीट्यूशन का सिलेक्शन कर रहे हो तो किस बेस पे कर रहे हो, और वहाँ की जो टारगेट ऑडियंस है उसका सिलेक्शन किस बेस पे कर रहे हो, ये आपको क्लियरली मेंशन करना होगा। इसके बाद जो पॉइंट नंबर ई दिया है उसमें आता है स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, ठीक है। रिसर्च और इनोवेटिव टेस्ट में जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स है, ठीक है, उसका उतना ही इम्पोर्टेंट रोल है जितना कि अगर आप किसी चीज़ को डेवलप करते हो और उसे टेस्ट नहीं करते हो, ठीक है। तो स्टैटिस्टिकल टेस्ट और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हेल्प करती हैं कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको प्रॉपरली जस्टिफाई करने में, प्रॉपरली टेस्ट करने में। जस्ट एग्जांपल, आपने क्वालिटेटिव नेचर की प्रॉब्लम ली है या क्वांटिटेटिव नेचर की प्रॉब्लम ली है, तो उसे आप क्लियरली क्या करोगे, एनालाइज करोगे, इंटरप्रेट करोगे विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक। और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स में भी आप किस तरीके की टेक्निक्स को ले रहे हो, डिस्क्रिप्टिव टेक्निक्स को ले रहे हो या इन्फ्रेंशियल टेक्निक्स को ले रहे हो। मतलब जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक होती है और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक होती है, और इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक यूज़ की जाती हैं। तो आपको उससे मेंशन करना होगा। जैसे आपने सुना होगा टी टेस्ट फॉलो कर रहे हैं, या अनोवा आप फॉलो कर रहे हैं, या काई स्क्वायर टेस्ट फॉलो कर रहे हैं, और भी टेस्ट हैं जैसे यू टेस्ट हो गया, एस टेस्ट हो गया, जेड टेस्ट हो गया। जो भी आप टेस्ट लोगे उसे आप तो क्लियरली मेंशन करोगे कि वो टेस्ट आपने क्यों लिया है और वो आपकी प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉर्ट आउट करेंगे। इसके बाद लास्ट जो स्टेप होता है दैट इज़ सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रॉब्लम और सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, कि आपने जो भी इनोवेटिव प्रॉब्लम ली है वो कैसे सिग्निफिकेंट है, किस तरीके से बेनिफिशियल है टू द सोसाइटी, ठीक है। आपको सोसाइटी से कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और जो डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं, जैसे मान लो पेरेंट्स के लिए किस तरीके से वो बेनिफिशियल है, टीचर्स के लिए किस तरीके से बेनिफिशियल है, स्टूडेंट के लिए किस तरीके से बेनिफिशियल है, या जो पेरेंट्स हैं उनके लिए किस तरीके से बेनिफिशियल है, और सबसे ज़्यादा सोसाइटी को कैसे आपकी जो प्रॉब्लम है या जो भी आपका रिसर्च टॉपिक है वो किस तरीके से सपोर्ट करेगा। तो ये एक छोटा सा एक वीडियो था आप सभी के लिए, ऐसे एस्पिरेंट जिन्होंने अभी किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में एंट्रेंस टेस्ट दिया है और जहां क्लियरली मेंशन किया है कि आपको इनोवेटिव टेस्ट भी देना होगा, तो वहां आप ये स्टेप्स और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉलो करके आप इनोवेटिव टेस्ट को और बेटर बना सकते हैं। वैसे तो आपने मास्टर डिग्री में अपना डिसर्टेशन वर्क कंप्लीट किया होगा, रिसर्च प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट किया होगा, तो वहाँ आपने क्लियरली इन टॉपिक्स को अंडरस्टैंड कर लिया होगा, ठीक है। फिर भी आपको एक तरीके से रिमाइंडर करने के लिए, रिवीजन करने के लिए ये वीडियोस बनाई गई है। तो आशा करते हैं ये जो भी पॉइंट्स आपको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बताए गए हैं वो आपको अच्छे से क्लियरली अंडरस्टैंड हो गए होंगे। और ऐसे स्टूडेंट जो काफ़ी लंबे समय के बाद पीएचडी कर रहे हैं और जिनका मास्टर डिग्री के हुए गैप हो गया है, तो वो भी एक बार को अपने आप को अपडेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो। तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जो भी इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो आपको हेल्प करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और जो भी टॉपिक्स और जो भी डाउट्स हैं आपके क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना जरूर ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।